रेडियस आर, सो आई होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। प्रूव कर सकते हैं क्या? वो तो खैर दिखाई था, प्रूव किया जा सकता है कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ये नहीं ऐसे करके नहीं, वो तो मैं प्रॉपर्टी ऐसे बताया था। प्रूफ इसको डिस्क के ऊपर डिस्क रख लेते हैं ना, और जरूरत नहीं, ये नहीं है कि हम लोग इसको x पे dx लें। ये नहीं जरूरत है कि हम लोग x पे dx लें, बल्कि बस dm ले लेते हैं ना। दिक्कत होगी तो फिर लिखेंगे, दिक्कत होती है लिखते ही हैं। तो यदि मैं ये कहूं कि I बराबर डी आई डिस्क डी आई डिस्क डी आई डिस्क, अच्छा सब डिस्क का एक्सिस तो वही वाला होगा, तो मास ऑफ डिस्क तो डीएम माने हैं, और एक्स पे डीएक्स मान लीजिए। फिलहाल अभी डीएम के टर्म में लिखिए, दिक्कत होगा तो लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। यदि कुछ यहाँ पे एक्स वक्स टाइप का कोई दिक्कत आया तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे डी के अंदर एम, दो ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो एक्स को एम के टर्म में लिखे लिया जाए, भाई एक वेरिएबल रहे तब ना, तो ऐसा हुआ ही नहीं तो बढ़िया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ऐसे लिख लेना चाहिए कि पहले शुरुआत में उस फॉर्म में लिखना चाहिए, डिफरेंशियल फॉर्म। दिक्कत होता तो लिखना चाहिए। वैसे एक्स डी एक्स मान के और डीएम को एक्स के टर्म में लिखते तो नहीं आता, तो भी वही आता है ना, थोड़ा लंबा हो जाता। और क्या चीज बाहर आ गया, वही समेशन ऑफ डीएम 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 डीएम, सो एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आप देखिए कि ऐसे सोचने वाला भी ठीक था, बाकी तो मैं प्रूव कर ही रहा हूं। ये वैसी तरह यहाँ भी इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, रिंग। हॉलो सिलेंडर है तो ऐसे काटेंगे तो रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग ऐसे रखेंगे तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। अच्छा थिक होता तो, हाँ ठीक होता, ठीक होता तो ठीक होता तो वो, अच्छा ठीक होता तो दो तरीके से सोच सकते थे। या तो सही में इंटीग्रेट करके फिर निकाल लेते सिलेंडर बना के, और चाहे बड़े वाले सॉलिड सिलेंडर में से अंदर वाला निकाल देते तो भी आ जाता। समझ में आ रहा है? सॉलिड सिलेंडर में से वाला निकाल दिया फिर आ जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अच्छा मैं कहता रहता हूँ कि हमेशा आप लोगों को फंडामेंटल पे ध्यान देना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, और फिर उसको अप्लाई करना है आपको। ये ज्यादा जरूरी होता है कहीं पे भी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिर टॉर्क पढ़ेंगे ना। लिखो तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स about x axis, y axis and z axis. About x axis, y axis and z axis. Considering each rod is of mass m and length l. Considering each rod is of mass m and length L, x y z ऐसे। पहला ये, दूसरा
same length L. X, Y, Z। किसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट दुनिया में हैं और बहुत सारे एक्सिस लिया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट में ही इनफाइनाइट एक्सिस के अबाउट पूछा जा सकता है, तो कोई अंत नहीं है इसका ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई अंत नहीं है। बस आइडिया लग गया होगा और उसी आधार पे अब कहीं पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं कि तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 साल पढ़ाऊंगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं होगा। 1 साल तो केवल एक ऑब्जेक्ट पे पढ़ा दूंगा मैं आपको। हाँ, ये वाला 5/3 ml स्क्वायर। वाला वाला कर लिए, करूं मैं वाला करता हूं। देखो तो x के अबाउट निकालने जाता हूं। x आई एक्स, बताओ इस वाले रॉड का x के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? 0। सब उसी पे है तो डिस्टेंस तो है नहीं, पर इसका तो है ना। कितना है? ml²/3 है। ml²/3 गुणे 2 कर लें, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और इसी के अबाउट, इसी के अबाउट इसका 0, इसी के अबाउट इसका भी, इसी के अबाउट इसका भी, और इसी के अबाउट इसका भी, है ना। तो इसके अबाउट इसका निकालने के लिए पैरेलल यहां पे आना होगा। कितना आईसी, व्हाट इज आईसीएम? 0 अब प्लस एमडी स्क्वायर प्लस एमडी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर कितना हुआ? 5/3। तो आप लोगों का सही था। तो अच्छा, x के अबाउट तो y के अबाउट भी तो ये सिमेट्री है। z के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होल्ड करेगा क्या? करेगा। क्यों करेगा? 2D है, 2D है इसलिए करेगा। अच्छा ये बताओ कि यदि मान लो ये स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम, इसमें स्क्वायर फ्रेम ऐसे ऐसे डाले रहेंगे ऐसे, तो टेढ़ा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना। हम मार देंगे तो नाचने लगेगा। तो कौन सा वाला यूज करोगे? ये वाला जेड वाला ना, जेड वाला है ना। जे एक्सिस कैसे मेंशन रहेगा? Find moment of inertia of this square frame of 4 rod each of mass m and length L about an axis passing through one corner and perpendicular to the plane. One corner and perpendicular to the plane. ऐसे ना मेंशन रहेगा, और कैसे मेंशन रहेगा? अच्छा ये बताओ, passing through center of the frame and perpendicular to the plane. बताओ जल्दी से। पासिंग थ्रू ऐसे लिख लो, आई अबाउट लिखो, आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसी के लिए लिखो, इसी के लिए आई अबाउट, ऐसे केस बना लो इंपॉर्टेंट या कुछ भी। आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर
4 ml/3। हाँ 4 ml/3। हाँ यहां से इस पे और यहां से इस पे, हाँ फिर शिफ्ट हो जाएंगे। करके देखो, वही है, करो। नहीं आ रहा है? ICM प्लस MD स्क्वायर जोड़ना है ना तुम्हें। इसके अबाउट ml/3, ml/3। इसके लिए क्या करोगे, पैरेलल यहां पे आओगे तो ml/12 अब प्लस MD स्क्वायर ना, इंटू 2 करके देखो वही आता है कि नहीं। हाँ कौन सा ला? ये निकाल दिया आप लोग? क्या कैसे निकाले, समझ आ गया आप लोगों का? क्या करना है देखो, ऐसे इसके अबाउट निकालना है। इमेजिन कर पा रहे हैं कब ऐसा होगा तो इसके अबाउट निकालना है। मान लीजिए मासलेस स्ट्रिंग से इसको धागा बांध दे, ऐसे धागे से एक रॉड नचा दें बीच से इसके, तो ऐसे नाचने लगेगा, तो इसी के अबाउट ना आई निकालोगे और इसके अबाउट निकाल लोगे। मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि ये जो आई पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग ये न निकाल पाए तो जो क्वेश्चन है नचाने वाला, तो करने में नाच जाओगे खुद ही। यदि आई नहीं रहे तो करोगे क्या? तो लिखता हूं मैं इसके अबाउट, इसके अबाउट। हमेशा प्लेन ऑफ मोशन के, हर एक पार्टिकल का अपना एक प्लेन ऑफ मोशन होता है, या बहुत होगा तो पैरेलल होगा। जैसे मान लीजिए देखिए मेरा हाथ घूम रहा है ऐसे, तो पार्टिकल का सब प्लेन ऑफ मोशन पैरेलल ही होता होगा ना, है? और प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर ही एक्सिस होता है हमेशा, ये एक्सिस। समझ में आ रहा ना? यदि मैं ऐसे घुमाऊं तो इसका एक्सिस क्या है, ऐसे घुमाओ तो ये है ना, बहुत जरूरी है, नहीं तो करवा जाएगा। सो आई ऐसे ना, 4 गुणे समझ में आ रहा? 4 गुणे, क्यों 4 गुणे? सेम है, हाँ? तो 4 गुणे 1 का लिख लेते हैं। तो इसके अबाउट यहां पे आ जाए क्या, कितना लिखूं बताओ? ml/12 अब प्लस MD स्क्वायर ICM प्लस MD स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं, है? 4 गुणे क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा ना? अब से इतना तो सिमेट्री याद रखना ही होगा, ध्यान रखना ही होगा, कर लीजिए, हो गया। ये वाला वाला एक्स का, ये तो पढ़े हुए हैं, हाँ? इसके साथ जब एंगल बनता है, ये 30 है, 60 है, ये भी 60 है, तो क्या लिखना है देखो, IX लिखने जा रहा हूं मैं। इसका कितना, ml/3 sin स्क्वायर 60, सही है, बाई 3 लिखा हूं, और इसी से एंगल होता है I/2, Y/2, दोनों का हो गया। क्या ये इसके अबाउट नहीं लिख लोगे? क्या लिखोगे? sin स्क्वायर 30, भाई एक्सिस से ही एंगल होता है ना ये, और एंड के अबाउट रहेगा तो बाई 3, अब मिड पॉइंट से रहेगा तो बाई 12, यही पढ़ाया होगा, कर लीजिए, इंटू 2 कर लेना। यदि v को ये देखो ऐसे किसके लिए यूज करना है, ये वाला किसके लिए कब यूज करोगे देखो, तो ये वाला कैसे यूज करोगे देखो, जब ऐसे घूमेगा ना, ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसे है, इसको ऐसे घुमाए तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स वाला। अब मान लीजिए एक इस पे ऐसे रॉड है, एक पे ऐसे है, और पिवोटेड है मान लीजिए यहाँ पे, और मार दे नाचने लगे, ऐसे घूमने लगे, तो कौन सा वाला?
जेड वाला ना, जेड वाला ना, ये वाई वाला कब, ऐसे ना, वाई वाला, वाई, तो उसके अनुसार कोई भी ना, कोई भी आई लेने से थोड़ी हो जाएगा यार, कोई भी आई लेके कर दो गलत हो जाएगा, कोई भी आई नहीं लेना ना, जो रहेगा आई वही वाला ना। तो पहले ये देखना है, आप समझ सकते हैं कि रोटेशनल क्यों टफ है। रोटेशनल तो बहुत बड़ा टफ इसलिए हो जाता है कि आई वाला ध्यान देना होता है, एक्सिस ध्यान देना होता है, देन आई वाला होता है, देन ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज होता है, और तब अपना रोटेशनल भी उसी में लगता होगा, कितना कितना ज्यादा होता है। तो ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ये वाला, बल्कि वो लगाने के बजाय जल्दी से लिखा भी जा सकता है ना, एम एल स्क्वायर बाय 3 क्या, एम एल स्क्वायर इंटू 2, और करिए वैसे भी करिए वही आएगा। अच्छा, ऐसे करने से थोड़ी राहत मिलती होगी कि लग रहा है थ्योरम सही है, ऐसे लगता होगा। तो अभी मैं मान के चलो कर लेंगे आप लोग, ये वाला तो अब आसान सा हो गया है ना। एक ऐसा क्वेश्चन देखता हूं कि आप लोग कर पाते हैं, अभी तक का सबसे कठिन क्वेश्चन जो दिया हूं उसको नहीं, मतलब जो करवा चुका हूं उसको लेके बता रहा हूं। Find moment of inertia. Find moment of inertia of hemisphere. Find moment of inertia of hemisphere about x axis. ग्राउंड मान लीजिए, रेडियस r है, मास m है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, ब्रैकेट में सॉलिड लिख लो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इसी का m है। अच्छा, मैं इसके अबाउट कहा होता तो बता देते क्या तुम लोग, कितना होता, हेमिस्फीयर रहता तो कितना, 2/5 m², क्योंकि इसी का मास m है ना, इसी का मास m है। तो इस तरह करवा चुका हूं आप लोगों, हाँ, वो डिस्क वाला ले लेके यार। तो यदि मैं इसके अबाउट पूछता तो, इसके अबाउट कहता तो आंसर कितना होता, 2/5। लेकिन मैं पूछा हूं इसके अबाउट, बताइए जल्दी से। मैं इसके अबाउट पूछता तो लोग बता देते, इसके अबाउट कितना, हाँ, इसके अबाउट कितना, 2/5 m²। इसके अबाउट कितना, 2/5 m²। इसके अबाउट नहीं आएगा आपसे, हाँ, 7/5 m²। कितने लोग सोच रहे कि 7/5 m²। अरे चिल्ला तो रहे थे ना, तो हाथ उठा। कितने लोग सोच रहे कि इसके अबाउट 7/5 m²। बाकी लोग नहीं सोच रहे हो, अच्छा, बाकी लोग सोच ही नहीं रहे हो, और आंसर है 7/5 m² नहीं है। आंसर यही है कि नहीं है, अभी फिलहाल हल्का सा आंसर है। मैं बताऊं क्या गलती कर दी आप लोग, जब यहां से आप लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पे तो आईसीएम नहीं था, ठीक है, जो नाटक तुम लोग का चल रहा है प्लस md² जोड़ जोड़ के चलो फिर से करो, वो आईसीएम था, इसका आईसीएम तो था नहीं।
बल्कि आईटी में ये आया होता तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा, ये कहाँ पे यूज करेंगे? मान लीजिए हेमिस्फेयर है तो उसको रखे रहेंगे ऐसे ही, तो ऐसे ही सरफेस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसी तरह रहेगा ना। इसको ऐसे छू दोगे ना, ऐसे ऐसे छू दोगे तो लगेगा हिलने, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे छू देंगे तो लगेगा ऐसे ऐसे करना है। तो इसी के अबाउट जरूरत पड़ेगा ना, लगे ऐसे ऐसे हिलने। यदि इसके अबाउट मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कहां पे जरूरत पड़ेगा ना। चलिए करिए। -20 नहीं, कुछ और आता है क्या सर? पता नहीं। हाँ, देखते हैं, पता नहीं, हमको याद नहीं है, मैं बस सुन रहा हूं। देखते हैं, ये देखो तो आप लोग को ये याद है कि आईसीएम कहां पे होता है? 3R/8 पे होता है। यहां से 3R/8 पे होता है ना, और यहां से होता है, यहां से नहीं होता है। ये देखिए, ये दूरी है 3R/8। यदि जिसको ये याद नहीं है उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा, उससे क्वेश्चन नहीं होगा। कोई इंटीग्रेट करके भी नहीं होगा, बता रहा हूं। मतलब ये बहुत जरूरी हो गया, अब लग रहा है इसके बिना होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोगों को ये मालूम है ना, तो यहां से पहले यहां जाना होगा ताकि ये आ जाए, और जब यहां मिल जाएगा तो फिर लौट के यहां पे चले जाएंगे। करो जल्दी से। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले आईसीएम निकालिए, किसकी हेल्प से? या इसको मानो आईसीएम, लेट दिस इज आईसीएम। तो यहां पे शिफ्ट होके लिख लोगे तो आईसीएम आ जाएगा ना। करो, शिफ्ट होके लिखोगे तो आईसीएम आएगा ना। चलो मैं लिखता देखो तो, ये देखो आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। आईसीएम आई बराबर किसी के अबाउट कितना होता है? आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना। कर क्या रहा हूं देखो, ये आईसीएम तो माना ही हूं मैं, और प्लस एमडी स्क्वायर तो लिखने जा रहा। देखो तो ये आएगा, तो आएगा कितना वो हमें मालूम है, कितना आएगा। और आईसीएम को आईसीएम लिखता हूं, अब प्लस कितना, एम इंटू 3R/8 का स्क्वायर। आईसीएम इससे आ जाएगा। आईसीएम कितना आ गया बताओ, कितना? 83/320 MR स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा कि आंसर अब आएगा? अब तो किसी के बाद कोई पूछेगा तो बता देंगे। यहां से क्या करना होगा आपको? शिफ्ट करना होगा। कितना दूर? 5R/8। करो जल्दी से, आंसर आएगा। करो जल्दी से। तो इतना आसान नहीं था, अब लोग फटाक से करके बता दिए। हाँ नहीं, शुरू में तो आप लोग को 7/5 पता रहते ना। शुरू में
शुरू में तो यहीं से शिफ्ट हो गए थे आप लोग, सीधा यहां से यहां। जबकि मैं कहा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन क्या है, 3D डायमेंशन वाइज तो नहीं है, पर एक कंडीशन है, केवल एक है, आईसीएम से ही शिफ्ट हो सकते हैं बस। आईसीएम मतलब ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, उसी से शिफ्टिंग होगी एमडी स्क्वायर जोड़ के ना, और कोई कहीं और से नहीं हो सकती, इतना कंडीशन है बस। तो आप लोग आ गया, ये देखिए लिखने जा रहा हूं, आई अबाउट दिस, आई एक्स, ये वाला, इसके अबाउट आई एक्स बराबर आईसीएम 83 बाई 320 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस, 5 आर बाई 8 का स्क्वायर, कितना आया 13 बटा 20, कुल कैंसिल हो गया, ढेर क्या है, तो बहुत बढ़िया गया, 13 बटा 20 से हमारे स्क्वायर। तो मैं मान के चलो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों का आ गया, आगे बढ़ा जाए। कहीं पे किसी भी रिजिड बॉडी में, किसी भी रिजिड बॉडी में कहीं पे पॉइंट मास एम्बेडेड हो, फिक्स हो, अटैच हो, पॉइंट मास एम, तो रिजिड बॉडी का निकालना जानते हुए, अब फिर उसमें एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर जोड़ लेना है। मैं कहूंगा कि ये मास सेम है और इसके बाद इसको हिलना है से, और यहाँ पे इतना ही मास का एक पॉइंट मास बॉल, यहाँ पे 0 डायमेंशन का पॉइंट मास यहाँ पे फिक्स कर दिया। मैं कहूँगा कि बताइए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या बताओगे, इसका अलग से लिख लेना, कितना ml स्क्वायर बाई 3 ना, इसके बाद क्या लिखोगे, इसका भी तो लिखना पड़ेगा इसी के अबाउट ना, तो प्लस एम आर स्क्वायर ना, तो एम इंटू एल स्क्वायर जोड़ लेना, कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर, 4 एम एल स्क्वायर बाई 3। क्लियर। ये पॉइंट मास से, अब चाहे बल्कि डायमेंशनल बॉडी हो, उसमें कोई पॉइंट मास अरेंज हो, कई ठो मास अरेंज हो, मैं 3 ठो स्फीयर का भी करवाया ही था, जो आईटी में आ गया उसको भी बता दिया हूँ, वो गैप वाला करवा दिया हूँ, होल बनाने वाला सब करवा दिया हूँ, सब करवा दिया, तो टॉर्क पढ़ते हैं और क्या। अच्छा हाँ, यहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हो गया, ये तो प्रैक्टिस करके सब सीख हो लिए हम लोग। ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो हर जगह दिखेगा ना, किसी के अबाउट हिल डुल रहा होगा तो आई तो लिखना ही पड़ेगा, तो उसमें और सीखेंगे, तो खत्म नहीं हुआ है, पर यह है कि अच्छे से सीख ले कि लिखना कैसे है, क्या करना होगा, आई की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तो टॉर्क पढ़ते हैं। टॉर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, चाहे डिफाइन करेंगे तो टॉर्क इज अ क्वांटिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्टिंग फोर्स एंड फोर्स, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ। मन करता है तो लिख भी सकते हैं अलग से, टॉर्क के बारे में थोड़ा लिख लो ना तो थोड़ा लगेगा, नहीं तो ऐसे नंगा लगता होगा, थोड़ा लगता है ऐसे ही है, कुछ पहना हुआ ना, हाँ
टॉर्क इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी सही है। टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, about an axis. Its numerical value is cross product of, its numerical value is cross product of numerical value is cross product of position vector of point of application of force and force vector. Its numerical value is cross product of position vector of point of application of force and force vector. अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी होगा, इस डायरेक्शन क्या होगा तब? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ ना, दैट इज प्लेन ऑफ मोशन। सो एक्सियल वेक्टर ए भी है। सो वैल्यू तो आप लिख लिए होंगे और मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, कैसे। मान लीजिए ये बॉडी है और इसके अबाउट फ्री है ओ के अबाउट रोटेट करने के लिए। ये बॉडी है, दिस फ्री टू रोटेट अबाउट दिस ना फोर्स, ताकि आप केवल बोर्ड पे ही ना, मैं एक्सपेरिमेंट भी जितना हो सकता है भरसक प्रयास करता हूँ कि आपको चीजों को दिखा दूं। फेंक फाक के ऐसे देखे होंगे, ऐसे फेंक के, कभी कभी नहीं चाहते हुए फेंका जाता है, कभी कभी ऊपर वाला तो ठीक है। तो ये आप लोगों को जानबूझ के मैं थोड़ा सा ऐसे बना दिया ताकि पोजीशन वेक्टर एफ इसके बाद फ्री है रोटेट करने के लिए। ऐसे धक्का लगाएंगे तो ये घूमने वाला है ऐसे। कहां से पोजीशन वेक्टर? जिसके अबाउट आपको टॉर्क लेना है। जैसे कोई कहता है टॉर्क बताइए, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? किसके अबाउट? किसके अबाउट नहीं है? तो दिस पोजीशन वेक्टर आर, so position from axis to point of application of force, इसी को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां लग रहा है वहीं पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आगे पीछे, किसी के लॉन्ग लगता होगा तो उसको आगे और पीछे बढ़ा लीजिए, तो आपको उसे क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो नाम भी लिख देता हूं, आपके कोर्स में इतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और पोजीशन वेक्टर, दिस इज नॉट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस टू दैट इज दैट। और एफ को आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, ये भी एफ ही है, पता है ना? ये भी एफ है, ये भी एफ है, और ये एफ नहीं है यहाँ पे, और ये सब है। अलग शिफ्ट करने से एफ नहीं बदलता। हाँ, ये भी फिलहाल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब रिजिड बॉडी के रोटेशन की बात हो रही है। देने इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला एफ और ये वाला वेक्टर वाइज तो सही है, लेकिन रोटेशन में जब गड़बड़ा जाएगा, ऐसे नहीं कहीं है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल गया तो गड़बड़ा रहा है। फोर्स तो वही है, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण गड़बड़ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है रोटेशन में। डिस्टेंस आ रही है तो डिफाइन क्या है था? टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। टॉर्क है। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क सिंपली टाउ विदाउट एरो। एरो लगा दिए हैं तो डंडा लगाना होगा, नहीं लगाऊंगा तो ठीक है, ऐसे ही है, नंगा है, मतलब नंगा है तो मैग्नीट्यूड है ना वैसे। सो व्हाट इज वैल्यू? मॉड ऑफ दिस
सो आर क्रॉस एफ का मॉड मतलब mod of f angle between them. So angle between them, this is angle between them, r and f. तो ये भी वही देखिए. So r f sin theta, r f sin theta, f r sin theta. क्वेश्चन कितने बनते हैं सुन लीजिए तो. क्वेश्चन कट हो. क्वेश्चन तो एक तो ये वाला बनता है वेक्टर वाला. तो ये फिजिक्स कम और मैथ ज्यादा है. जब आर आई जे के में होगा और एफ आई जे के में होगा तब आप यही लगाएंगे, है ना. और वो फिजिक्स कम मैथ ज्यादा है. लेकिन ये कितना परसेंट मिलेगा आपको तो कैसे तुम लोग मालूम. अच्छा ऐसे किया था इसलिए. उससे पहले कई ठो दो बोले थे सर. अच्छा पहले से बाय डिफॉल्ट ना अपने से ले लेते हो. अक्सर दो बोलता हूँ. कई बार सरप्राइज कर देते तुम. कई बार डर जाता हो कि यहाँ वाला पढ़ लेते हो क्या तुम लोग. यदि पढ़ने लोग यहाँ वाला तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तब तो. खाने के लाले पड़ जाएंगे. ये देखो यदि वेक्टर फॉर्म में दिया है आई जे के में तो मैथमेटिकल, नहीं तो 98% आपको कुल फोटो तो अंडा डंडा कुल मिलेगा ना. ऐसे 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 है तो आपको अलग से सब मिलेगा. तो फोटो तो ये खूब ज्यादा यूज होगा ना. जब ये ज्यादा यूज होगा तो ये वाला क्या है पूरा दूरी फोर्स के एप्लीकेशन की और पूरा एफ तो क्या भी साइन थीटा है. ये पूरा दूरी तो कौन सा कंपोनेंट एफ का आर के अलोंग वाला कंपोनेंट नहीं बल्कि परपेंडिकुलर वाला. कौन सा वाला एफ कॉस थीटा और एफ तो कौन सा वाला परपेंडिकुलर. तो हमेशा आर लीजिए पूरा और क्या ले लीजिए परपेंडिकुलर वाला फोर्स ले लीजिए और प्रोडक्ट ले लीजिए टॉर्क होता है. कौन से वाले से टॉर्क नहीं होता, अलोंग वाले से टॉर्क नहीं होता ना, इससे होता है. और दूसरा ये पूरा एफ का कंपोनेंट मत लीजिए. अभी तो एफ का लिए थे ना. एफ को पूरा लीजिए ये वाला. पर किसका कंपोनेंट लीजिए आर का. कौन सा वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला. कौन सा वाला कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट निकालना है. कहां से और किस पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे. केवल फोर्स पे तो पता छोटा सा बना हुआ है फोर्स ऐसे तो पता वहां पे परपेंडिकुलर. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यदि ये आर है और ये थीटा है या ये 90 है तो बताइए ये कितना है आर कॉस और ये कितना है आर साइन थीटा. तो पूरा फोर्स लीजिए पूरा फोर्स लीजिए और क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भी वही आएगा. सबसे ज्यादा कौन सा यूज करूंगा मैं यही वाला. सही तो सब है लेकिन यूज मैं कौन सा करूंगा लास्ट वाला सबसे ज्यादा. तो आगे हम लोग वैसे तो ये भी जरूरत है सब जरूरत है लेकिन मैं 90% से ज्यादा मैं इसको यूज कर रहूंगा जिसमें मैं ये बार एक सबसे पहले चूज करूंगा किसके अबाउट निकालना है. फिर ये देखूंगा टाउ निकालना है. देखूंगा फोर्स कहां लग रहा है. लाइन ऑफ फोर्स एक्शन बनाऊंगा लाइन ऑफ एक्शन और फिर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा. हमेशा ऐसे करूंगा. बाकी तो सही तो सब है. फोर्स को भी परपेंडिकुलर तोड़ सकते हो लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाला है. इसका मतलब यदि लास्ट में मैं ये लिखूं कि एफ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही है डी परपेंडिकुलर लिख लीजिए. टॉर्क ये इतना है.
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लिख लिए? बाकी इंफॉर्मेशन देखो। पहले तो ये जानो कि ये टॉर्क का सेंस कहां से आया ना, हिस्ट्री आप देख सकते हैं ऐसे। आप लोग देखे होंगे कि मैं कहूंगा कि इसको घुमाना है तो ये दूर में ऐसे करूंगा तो हो जाएगा, बहुत पास से बड़ा मुश्किल होगा। दरवाजा जो भारी सा दरवाजा है तो दूर से आप उसको ऐसे कर लेते होंगे। मान लीजिए दरवाजा है तो यहाँ पे हिंज लगा होता है, कब्जा ऐसे, तो मैं कहूंगा करीब से उसको करके जहां कब्जा है वहां से फोर्स लगा के करो तो दिक्कत होगा आपको। क्यों दिक्कत होगा? वो तो सेम फोर्स लगा के आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉर्क उसको घुमाता है। फोर्स घुमाता है कि टॉर्क, मतलब किसी चीज को घूमने के लिए फोर्स नहीं बल्कि प्रोडक्ट से मतलब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि कोई दरवाजा घूमता है तो टॉर्क आपको चाहिए, सफिशिएंट टॉर्क होगा तो घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। यदि उसमें जंग वंग लगा होगा है ना, और उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा, फ्रिक्शन ऐसे, तो यदि मान लीजिए फ्री होगा तब तो पास से भी घुमा सकते हैं। लेकिन पता चला कि आप जितना फोर्स है, जितना आपका टॉर्क लग रहा है, फोर्स इंटू थोड़ा सा दूरी, वो सफिशिएंट नहीं है। पता चला कि कब्जे में जो फ्रिक्शनल फोर्स लोड के कारण लग रहा होगा वो घूमने नहीं दे रहा है, बहुत कम ही, क्योंकि आपका कम था तो उसका भी कम ही था, आपसे थोड़ा बल्कि ज्यादा ही था, नहीं घूमने दे रहा होगा, है ना। लेकिन दूर से आप लोग लगता है अरे तो लग रहा है कब्जे में कुछ था ही नहीं, तो आपको औकात तब पता चलेगी जब किनारे से करेंगे। सो रोटेशनल वाला मोशन, जो रोटेशनल है, जो ऐसे ऐसे करते हैं दरवाजे को ऐसे, तो जो एक्सिस होता है, जो फिक्स एक्सिस है जिसके बाद घूमता है, दैट अलाउज टू रोटेट द बॉडी, not to translate away from line joining of center and hinge point, ऐसे ना। मतलब वो आपको रोटेट कराने के लिए अलाउ करेगा। मतलब दरवाजों को आप केवल क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। यदि आप दरवाजे पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करेगा। यदि आप चाहेंगे कि इसको ट्रांसलेट अवे कर लें ऐसे फोर्स लगा के, तो जाने नहीं देगा, दरवाजा को उखाड़ लेके चले जाओगे। केवल क्या कर सकते हो तुम? रोटेट। और उसके लिए क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। यदि आप एंगल पे फोर्स लगा रहे होंगे, दरवाजा है ये और एंगल पे लगा रहे होंगे, तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो इधर वाला है और एक तो इधर वाला। इधर वाला कौन रोक लेगा? हिंज, कब्जा, ले जाने नहीं देगा। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर मिलेगा उससे क्या होगा? रोटेट करेगा। समझ में कहां से आया ये आप ये घूमने देगा, घुमा लो, ले जा, है ना।
तो हिंज अलाउ क्या करता है? रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल अवे नहीं। अब इसको ट्रांसलेशनल भी मान लीजिए सेंटर हमारे यहाँ पे है, दरवाजे का कहीं वो भी चल रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा था अवे, अवे फ्रॉम एक्सिस ना, वो अल्लाह नहीं करेगा। अब यदि आप ट्रांसलेशनल मानना है तो मान लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दरवाजे का तो चल ही रहा होगा, है ना। तो ये समझ में आया। दूसरा कुछ और पॉइंट, कुछ और भी बातें? जब ये करोगे तब तो आई जे के में सीधा आ जाएगा, जो आएगा वो तो आ ही जाएगा, और खोपड़ा कम लग पाएगा किधर डायरेक्शन है। लेकिन 2% है, ये फिजिक्स है भी नहीं वैसे, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन की बात होगी। तो अभी मैं आपको क्या बता पाया हूं, क्या नहीं बताया? तो भी भाई वेक्टर क्वांटिटी है, भले मैग्नीट्यूड निकाल लिए, समझ भी गए क्या कर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये सब, लेकिन सेंस के लिए तो ये है प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ मोशन के, प्लेन ऑफ मोशन में है होगा या तो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा, सब एक्सियल। एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसा ही होता है, अल्फा भी ऐसा ही होता है, उनमें टॉर्क भी ऐसा ही होता है, मोमेंटम भी ऐसा ही होता है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ही होता है, सब प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। इसका खूब क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कंजर्वेशन को लेके, है ना। यदि आप मोमेंटम और यही, हेलो हेलो, थोड़ा सा बैटरी हो गया। हेलो, सही है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम लोग निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्सिस ऑन लाइन ऑफ। लग रहा है बैटरी खत्म हो गया, जल्दी से कर लिया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि टॉर्क, हाँ, सो आगे से अब टॉर्क खत्म होने वाला है, उसके बाद प्रैक्टिस। आप लोगों का फाइट अब उनसे होने वाली है, अभी तो कम हुई होगी, लेकिन वहां पे फिर से हम लोग उनको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग रिजल्ट देखे 40 में 38, वैसे 38 में 38 था वो, लेकिन 2 JNV वाले ऐड हो गए थे, इसलिए 38 लिखना पड़ा।
तभी अभी भी लोग बिलीव नहीं करें कि 12th फाउंडेशन कैसा है, रिजल्ट जो देखे होंगे आप लोग। सो वो बहुत अच्छे बच्चे माने जा रहे हैं जो इस बार 12th में आए हैं, जो 12 स्टेट से। तो उनके साथ आप लोगों का टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तो मेहनत करना होगा। एक्सपेक्टेड है कि 300 प्लस कई आएंगे सर, 360 में से 300 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। तो वहां पे हैं, कल मैं वहीं पे जा रहा हूँ, उनसे मिलने भी जा रहा हूँ। तो देख के आता हूँ तो बताता हूँ, शेयर करता हूँ कैसे हैं तुम लोग कंपेरेटिवली। सो ये मैं किस बात पे शुरू किया कि जब टॉर्क आप जितना मैं टॉर्क बता रहा हूँ उतना ही पे उनके लिए जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए, अब तो साइंस वाले असली तो आ ही नहीं रहे हैं अब, मतलब असली मतलब जो जो बाई हार्ट उसके लिए बने हो। आईटी में भी लोग अब जा रहे हैं बस कमाने के लिए और पैसा, जबकि आईटी इसलिए बना नहीं था, वैसे रिसर्च के लिए बना था। तो लेकिन अब जॉब वाला क्रेज आ गया है, बस अब यही चल रहा है, इसीलिए कोई बड़ा सा नाम या क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं दिखती इंडिया में। सो आप लोगों को उसके वो उसके लिए काम करना होगा, ज्यादा जरूरी है। जितना मैं बता दिया उतने से दुनिया के सारे टॉर्क को किया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा टॉर्क नहीं होता। मैं खूब करवाऊंगा, वो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत पढ़ाया वैसे इसको भी पढ़ाऊंगा और पढ़ाता ही हूं वैसे। लेकिन तुम क्या, तुम्हारा सेंस क्या बनना ये ज्यादा मैटर करता है कि इसके बाद तुम क्या अप्रोच कर ले रहे हो, अपने से सब पढ़ ले रहे हो। जहां टॉर्क आ रहा है, जहां कोई और चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, रोलिंग का होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का होगा, फ्रिक्शन और क्या क्या बहुत कुछ नया नया आ जाएगा, तब तो नहीं पढ़े हो। लेकिन टॉर्क तो निकालने आ ही जाना चाहिए। चलिए मैं बता रहा हूं। सो प्लेन ऑफ तो कैसे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि प्लेन ऑफ मोशन के कितने परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन, दो, एक तो इधर एक तो इधर। प्लेन ऑफ मोशन, दिस इज प्लेन ऑफ मोशन, इधर भी परपेंडिकुलर और अंदर भी, इसलिए कौन सा रूल आ गया, राइट हैंड थंब रूल। तब एक आएगा ना, क्योंकि दो डायरेक्शन तो होगा नहीं। सो आपको अपने फिंगर्स को किसके लॉन्ग करना होगा, एफ के लॉन्ग। किसके लॉन्ग, एफ के लॉन्ग। एफ को उधर करते हुए जिधर लग रहा है, सेंटर कितनी तरफ हो सकता था, इनफाइनाइट तरफ। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो किसको सेंटर मान के घुमाओगे, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो ये फोर्स है और इसको घुमा दो इसके अबाउट ऐसे, तो डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। यदि मैं कहूंगा कि इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट, तो जो यहां फोर्स लग रहा है आगे बढ़ा लो इसी पे और फिर ऐसे घुमा लो तो बाहर। मैं कहूंगा इसके अबाउट बताओ तो बाहर, इसके अबाउट बताओ तो, इसके अबाउट बताओ। इसी फोर्स का समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ये किसके लॉन्ग होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स यहां लग रहा है, मैं कहूंगा उसका टॉर्क बताओ इसके अबाउट तो पीछे आ जाओ, यहां आ जाओ, बाहर। समझ में आ गया क्या, राइट हैंड थंब रूल, और आगे पीछे चले जाइए, लेकिन डायरेक्शन उधर एफ वाला है, उल्टा मत कर दीजिएगा। और जिसके अबाउट निकालना है उसको सेंटर मान के क्या बना लीजिए, सर्कल। ये वाला घुमा रही, रोटेट कर लिया, और जो डायरेक्शन बताएगा वो किसका डायरेक्शन होगा, टॉर्क का। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके ये परपेंडिकुलर होता है दोनों के ना, है? तो इससे आप लोगों को नहीं लगता है कि यदि कहा जाए टाउ डॉट आर बराबर 0 और टाउ डॉट एफ बराबर 0, सही है, होना चाहिए? तो लिख लीजिए भी, कहीं भी मस्त है, यही होगा। कहीं भी मतलब कहीं भी, यहां जब इसमें मान लो ये फैन बंद है और इसको मैं स्विच ऑन करूंगा तो बताओ टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा,
घूमना शुरू करेगा ऐसे ऐसे, तेज होना है। टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? अभी इस पे नेट टॉर्क का डायरेक्शन किधर है ही नहीं, जीरो टॉर्क है। जीरो टॉर्क क्यों है? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। यदि स्विच ऑफ कर दूंगा तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? उल्टा ना। यदि इधर ही टॉर्क का डायरेक्शन कर दे तब तो अल्फा से लगता बढ़ने। अभी फिलहाल नेट जीरो है। कैसे नेट जीरो है? अंदर में जो मोटर टॉर्क लगा रहा है घुमाने के लिए, वो किसके द्वारा बैलेंस कर दिया है? एयर के द्वारा। एयर को धक्का ऐसे मार रहा है, ऐसे। तो एयर इसको धक्का ऐसे मार रहा है, तो टॉर्क उल्टा लग रहा होगा, तो बैलेंस हो गया। शुरू शुरू में जब स्विच ऑन करते हैं तो कौन सा वाला ज्यादा होता है? मोटर वाला। कौन सा वाला ज्यादा होता है और कौन सा वाला कम होता है? एयर वाला। और दोनों उल्टा होता है। और मोटर वाला बढ़ाता रहता है, अल्फा रहता है, ओमेगा बढ़ता रहता है, और ओमेगा बढ़ता रहता है तो एयर वाला उल्टा बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, और नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। और नेट टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो। सो यदि मैं कहूं कि एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन देखिए, तब लिखिए, ऐसे लिखिए एक्सप्रेशन। देखिए टाउ डिफाइन कैसे है? टाउ एवरेज बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। वैसे ही है जैसे एफ एवरेज बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था। और टाउ इंस्टैंटेनियस बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू, इसे क्या कहते हैं? डीएल बाई डी टी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों? ये यदि आई कांस्टेंट हो तो, यदि आई कांस्टेंट हो तो टाउ इंस्टैंटेनियस, टाउ यदि आई वेरिएबल हो तो क्या होगा? डी आई ओमेगा बाई डी टी बराबर आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी। सही है? जनरल तो यही है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में ये वाला दिखने वाला, यही रीजन है फॉर कांस्टेंट आई। फॉर कांस्टेंट आई टाउ इंस्टैंटेनियस बराबर आई डी ओमेगा बाई, व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी? अल्फा। सो टाउ बराबर, पर केवल 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 कब? जब आई कांस्टेंट होगा तब। आई कांस्टेंट होगा तब। आप लोगों में तो एडवांस तक में एक्सक्लूडिंग वेरिएबल मास है। हम लोग के टाइम में वेरिएबल मास था, पर वेरिएबल इनर्शिया नहीं था। तो आप लोग वेरिएबल इनर्शिया कहां से होगा? वेरिएबल मास भी नहीं है, तो अच्छी बात है। सो खूब अब यही लगेगा, टाउ बराबर आई अल्फा। फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि ये सब तो बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगा ये वाला। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं समझा है क्योंकि किसके एनालॉग था? एफ बराबर एम ए के। देखिए इधर याद अलग से मत करिएगा, सुन लीजिए। एफ पी टी, एफ पी टी, पी टी, एफ एम, एम एम वी, कितना ज्यादा सिमिलर है। टाउ बराबर आई अल्फा तो एफ बराबर एम ए, इतना ज्यादा सिमिलर है। एफ बराबर एम ए और टाउ बराबर आई अल्फा, इतना ज्यादा सिमिलर है। जहां जहां एम है रोटेशनल में आई कर लीजिए, वी है तो ओमेगा कर लीजिए, ए है तो अल्फा कर लीजिए, एस है तो थीटा कर लीजिए, मोमेंटम है पी है तो एल कर लीजिए। एल को अलग से लिख लीजिए, एल को लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम। एल इज एंगुलर मोमेंटम लिख लो। एल के बारे में और एरो लगा के लिख लो एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग आज के क्लास में आप देखें कि
एक जो जो मैं 5 चीज डायनामिक को कंट्रोल करने वाले 5 गिनवाया था, तो 3 तक पढ़े थे हम लोग, एक और ऐड हो गया ना आज, टाउ बराबर आई अल्फा। बाकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं ताकि टॉर्क वर्क निकालना और बढ़िया से आ जाए। तो जल्दी से लिखिए तो जरा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपका। क्वेश्चन लिखिए, find torque on a body shown in figure about O, about point O. Find torque on a body shown in figure about point O. Also find angular acceleration if moment of inertia about O is, also find angular acceleration if moment of inertia about point O is 2 kg meter square. O है ये 10 न्यूटन 6 मीटर 60 डिग्री। आठ न्यूटन 7 मीटर 2 न्यूटन 6 मीटर 120 डिग्री। 4 मीटर 20 न्यूटन। चार न्यूटन 3 मीटर। इससे आप लोगों को सब पूरा क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क क्या होता है, कैसे निकालना होता है और उसका डायरेक्शन किधर होता है, वैल्यू कितनी होती है, अल्फा कहां से आएगा, जो मैं आपको फार्मूला भी बताया, टाउ बराबर आई अल्फा, आपको ध्यान रखना है। सुनो तो कुछ और भी चीजें देखो, क्वेश्चन बहुत लंबा कभी कभी लिखा रहता है कि बहुत सारी चीजें फेंकी जा रही हैं, उस पर लग रही हैं, हेल स्टोन्स गिर रहे हैं ना, बारिश का पानी, पता नहीं एयर गैस और लिक्विड और पता नहीं पत्थर, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे देखो ऐसे गिर रही है, देखो ऐसे यहाँ पे गिर रही हैं ऐसे। सो नंबर ऑफ हेल स्टोन्स पर सेकेंड इन दैट एरिया और मास ऑफ वन स्टोन इज दिस मच। ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, वो जो आके या तो इलास्टिक कोलिजन से उछल जा रहा होगा या तो वहीं पे गिर के रेस्ट में आ जा रहा होगा, उससे फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लग रहा होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क लगेगा, है ना। करना क्या होता है, कहीं पे एवरेज कोई पूछता है तो एवरेज है यही, कहीं पे एंगुलर मोमेंटम चेंज बाय डेल्टा टी से आएगा, तो कहीं पे टाउ बराबर आई अल्फा से आएगा, कहीं एफ इंटू डी से आएगा, तो कहीं ऐसे आएगा, तो कहीं कहीं ऐसे भी आएगा, एल एफ माइनस एल आई बाई टी एफ माइनस टी आई। ऐसे एग्जाम्पल लो तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है सीवी में आपको मिल जाएगा, रोटेशनल में ही शायद है कि पता नहीं, हाँ शायद रोटेशनल में ही होगा, जो सुनने में समझ में आता कि क्या करें, यही करना है।
वो कर रहे कि अर्थ 100 साल में अर्थ का जो दिन रात का समय है वो 2 सेकंड कम हो जा रहा है। कितने साल में कितना कम हो जा रहा है? 24 घंटा में 2 सेकंड कम हो जा रहा है। और ऐसा कुछ होता भी वैसे थोड़ा अच्छा डेटा दिए हैं, ऐसे कुछ होता है कि 2 सेकंड का या 2 मिली सेकंड का ऐसे कुछ बदलाव हो रहा है। तो 24 घंटे में, और वो भी 100 साल में। चिंता मत करिएगा, कई तो करेंगे अरे अच्छा ऐसा होता है क्या, तब तक आप नहीं रहेंगे कोई और रहेगा। तो 100 साल में 2 सेकंड कम हो रहा है। अर्थ का मास अपना दिया होगा, ले लीजिए चाहे कहीं से खोज लीजिए। बताना है हाउ मच एवरेज टॉर्क एक्टिंग ऑन अर्थ बाई यूनिवर्स सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग के द्वारा। दिक्कत यह है कि टाउ बराबर आई अल्फा दिमाग में आएगा टॉर्क, तो अब कहां से लगाओगे बताओ? करना क्या है? एल एफ माइनस कितने समय में? 100 साल। यहाँ 2 सेकंड नहीं रखना है, 2 सेकंड एंगुलर मोमेंटम होना था, ठीक है। अरे मतलब आई ओमेगा में, एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा लिखोगे ना, पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पढ़ेंगे वैसे, यहाँ पे तो मैं थोड़ा डिराइव करना था तो ले लिया। आई ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग सेपरेट अभी पढ़ेंगे एक यूनिट। तो एल एफ माइनस एल आई, एल एफ लिख लोगे। क्या लिखना है? ओमेगा लिखना आता है अर्थ का ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई बाई 24 ना, रेडियन पर आवर। आई लिख लीजिएगा 2/5 m² कंसिडरिंग सॉलिड स्फीयर। तो ओमेगा इनिशियल क्या लिखोगे? आई लिख लेना, और ओमेगा इनिशियल क्या लिखोगे? 2 पाई बाई 24 और नीचे ही गुड़े 60 और नीचे ही गुड़े 60। ये क्या देगा? रेडियन पर सेकेंड। और फाइनल में क्या करोगे? नीचे में जो 24 गुड़े 60 माइनस 2 घट गया होगा, तो ऊपर कहा गया? नीचे 100 साल लिखना है। नीचे क्या लिखना है? कितने दिनों बाद? 100 साल। तो जो आएगा यही आंसर है। अब यदि तुम सोचोगे कि सर बोले हैं टाउ बराबर आई अल्फा, तो ठीक है, जनरली वो जो डायनामिक स्टेट्स हैं, सच तो ये है कि वो आई अल्फा ही है। वो सच तो ये कुछ और है कि वही है ये, बस इनर्शिया यदि कांस्टेंट है तब तो वही है ना, और क्या है? निकालना भी हो, देखिए वही है वो। ये अलग बात है कि वैसे निकल नहीं रहा है ना, क्योंकि उस तरह का डेटा हमारे पास नहीं है तो नहीं निकल रहा है, लेकिन वैल्यू वही रहती है। मैं कई बार बोला भी हूँ, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, ताकि जल्दी करो। चलो टाइम कम है तो मैं सिखा देता हूँ। चलो देखो तो हो गया। फिर भी देखो, जो कर रहे हो वो भी देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलूंगा ना मैं। देखो तो टाउ लिखने जा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, तो एक एक चीज ध्यान सुनो। सबसे पहले कोई भी टाउ का सबसे पहले होता है किसके अबाउट, तो इसके अबाउट निकालना है। हर जगह आपको ध्यान रखिएगा किसके अबाउट, वो जरूर पकड़िएगा, नहीं तो इन्हीं सब के कारण आप लोगों का कोई भी चीज वीक होता है। हल्के में पढ़ते होगे, इसीलिए मस्त है किसी के अबाउट होता है, और आपको सोचना पड़ेगा इसके अबाउट। दूसरा, आपको अपने से हम लोग तो अब तो एनएलएम की तरफ पढ़ेंगे यार, क्योंकि फोटो तो ऐसे ही पढ़ेंगे। आईजेके में रहता तो क्रॉस लेते, अपने आप जो आता। अगले क्लास में वही एक तो करवा भी दूंगा आईजेके वाला, लेकिन फोटो में तो मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़ते हैं यार, जैसे इसका पढ़ते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अपने से मान लो, लेट आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अपने से। यदि रियली में नेट अंदर आया होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा, ठीक है, पर मानना होगा आपको आउटवर्ड पॉजिटिव, और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में यदि माइनस आएगा तो कह देना कि हम इनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं और ये माइनस हटा दिया, ठीक है। तो लिखता हूं, करना क्या है तब? सबसे पहले साइन, तो बताओ इसके अबाउट प्लस इसका, सबसे पहले क्या लिखोगे? साइन। अगला क्या लिखोगे? फोर्स। अगला क्या लिखोगे? और उसके बाद क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 6 मीटर है, ये 60 है, तो ये कितना है? 6 साइन 60। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया।
अगला लिखें, पहले साइन, बताइए इसका। माइनस, माइनस समझ में आ रहा है? माइनस, फिर माइनस है, फिर क्या, फोर्स, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो साथ है ही। साइन बताओ, साइन प्लस फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। ये 6 है, ये 120 है, ये 60 है, तो 6 साइन 60। अच्छा, जो फोर्स एक्सिस से पास करे उसका टॉर्क 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है। वही वाला जो लेके करता है, दरवाजा लेके भागो, तो क्यों उसका 0 होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है, एक्सिस से पास करता है। सो 20 इंटू 0, जो भी फोर्स एक्सिस से पास करे, चाहे ऐसे पास करे, यदि ऐसे कर देता तो भी 0, तो एक्सिस से पास करे उसका टॉर्क कितना, 0। साइन 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 प्लस फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। आप लोगों को समझ में आ गया? टॉर्क निकालना सीख गए आप लोग, कहीं भी निकाल लोगे। अब सबसे पहले क्या देखोगे, किसके अबाउट, और फिर एक तो साइन अपने से मानना होगा, और फिर लिखना शुरू करेंगे आप, और साइन पहले लिखेंगे, फिर फोर्स लिखेंगे जो भी लग रहा होगा, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, और सब साइन के साथ जोड़ेंगे जैसे एनएलएम में जोड़ते आए थे। ये मैग्नीट्यूड टाइप का पूरा एनएलएम पढ़ डाले तो ये भी एनएलएम की तरह पढ़ेंगे। तो ऐसे ही, और जितना आया है वो आंसर है, और प्लस आया है तो ठीक है, प्लस आया है तो ऐसे ही टॉर्क लग रहा है, ऐसे घूमेगा ऐसे, और माइनस आया तो ऐसे घूमेगा। ज्यादा माइनस मतलब साइन होता है, डायरेक्शन होता है। सो आई दिया हूं ना, टाउ आ गया ना, तो बराबर आई अल्फा कर लेना। टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ आ गया है, आई रख लोगे, अल्फा मिल जाएगा। तो टॉर्क समझ में आया आप लोगों को? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।